नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से तबादला एक्सप्रेस बिहार में चल रही है, लगातार चल रही है और एक डेढ़ महीने से कहें तो क्या आईएएस, क्या पीसीएस और क्या आईपीएस, सबका तबादला एक्सप्रेस चल रहा है। कभी 100, कभी 150, कभी 50, कभी 30, कभी 40। आज भी एक तबादला एक्सप्रेस चली है। कई अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर किया गया है। क्या चुनाव सर पर है? बजट सत्र के बीच में आमतौर पर तबादला एक्सप्रेस नहीं चलती है। बिहार में तो परंपरा लंबे समय से रही है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो बजट सत्र के दरमियान बीच में कैबिनेट की बैठक भी नहीं होती। लेकिन आज अचानक तबादला एक्सप्रेस चला दी गई। और तबादला एक्सप्रेस चलाने के पीछे मकसद क्या है? क्या चुनाव के पहले अपनी पसंद के अधिकारियों को उचित जगह नियुक्ति दी जा रही है? खेल क्या है आखिर? सबको पता है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में आमतौर पर चुनाव के 4-5 महीने पहले, यानी आदर्श आचार संहिता लगने के पहले जो तबादला एक्सप्रेस चलती है, वो चुनाव के 8-9 महीने पहले क्यों चलाई जा रही है? इसका मकसद सबको समझ में आ रहा है। मकसद क्या है? समय से पहले गर्मियों में चुनाव। गर्मियों में चुनाव क्यों? ताकि माइग्रेटरी वोटर्स, जो बिहार में 2005 में लालू यादव की सरकार को हटाने में छठ पर्व के समय आए हुए माइग्रेटरी वोटर्स, प्रवासी बिहारी बड़ी भूमिका निभाए थे। क्या इस बार भी वो सत्ता परिवर्तन के लिए कोई नई इबारत लिख देंगे? क्या इस बार भी पलायन की मजबूरी से परेशान लोग बिहार में वोटिंग प्राथमिकताओं का आधार पलायन को तय करेंगे? ये एक अलग सवाल है। लेकिन कहीं न कहीं इस सवाल के साथ आकर नत्थी हो जाता है, जिस सवाल के तहत बिहार की परिस्थितियों में, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में एक तरफ पलटा-पलटी के खेल की गुंजाइश बनती जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं हुई, तो सत्ता के नाम पर चेहरा वही, सोच नई, गठबंधन नया, इसकी मुहर लगती हुई दिखाई दे सकती है। और इन सब से आगे जाकर देखें तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को एक अलग तरह से परिभाषित करने की जो कवायद है, उस कवायद में तबादला एक्सप्रेस उसके बीच में चलने का मकसद सबको दिखाई दे रहा है कि आखिर है क्या। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री चुनाव के बाद बिठाना चाहती है। और राष्ट्रीय जनता दल में राजद का मुख्यमंत्री हो, यह महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन पहली प्राथमिकता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, बल्कि पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता पर काबिज होने से रोकना है। और इस काबिज होने से रोकने के लिए क्या राजद का मौजूदा नेतृत्व भी इस तबादला एक्सप्रेस में कहीं ना कहीं अपनी सहमति दे रहा है? क्योंकि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि बिहार के एक जिलाधिकारी डीएम, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, प्रमोटी आईएएस है, एक जिले में पदस्थापित है, उनकी तेजस्वी यादव से कथित तौर पर गुपचुप मुलाकात हुई। एक नहीं बल्कि 3-3 मुलाकातें हुई और उस मुलाकात के बाद बिहार की सियासी फिजा अचानक से बदलनी शुरू हो गई। और इन सियासी फिजाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया गया। अब लाडले मुख्यमंत्री संबोधित करने पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तो आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए थी। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखने वाले लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि किसी मुख्यमंत्री को लाडला कहा गया और आपत्ति तक दर्ज नहीं की गई? क्या नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतने जूनियर हैं? क्या नीतीश कुमार भजन लाल शर्मा, रेखा गुप्ता या नायब सैनी की तरह 2024-25 बैच के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें लाडला मुख्यमंत्री कहा जाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक अनुभव और उम्र के लिहाज से, संसदीय अनुभव के लिहाज से वाकई उन्हें लाडला कहा जा सकता है। लेकिन हकीकत यही है कि नीतीश कुमार तो छोड़िए, संसदीय अनुभव के मामले में नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव से भी 2 साल जूनियर है। अखिलेश यादव भी पहली बार वर्ष 2000 में सांसद बन गए थे, उपचुनाव जीतकर। नरेंद्र मोदी 2002 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़े ही थे और जीते भी थे। तो बात नीतीश कुमार की हो तो नीतीश कुमार तो पहला चुनाव ही 77 में लड़े थे। उस हिसाब से तो चुनावी और संसदीय अनुभव की बात की जाए तो 25 साल जूनियर नरेंद्र मोदी होते हैं। ठीक है, काल चक्र का पहिया घूमा, उनकी पार्टी बड़ी थी,
2014 में हालात ऐसे बने कि वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। लेकिन 2002 में अपनी संसदीय जीवन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति 77 में पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को लाडला कहकर संबोधित कर रहा था, तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रतिक्रिया का नहीं आना, क्या वही परिस्थिति तबादला एक्सप्रेस को बिहार में आगे बढ़ा रही है? अधिकारियों की लिस्ट को देखकर बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जहां पर चुनाव लड़ सकती है, जिस इलाके में, वहां पर नीतीश कुमार ने भी मुकम्मल तैयारी कर दी है कि चुनाव किस ढंग से लड़ा जाना है। और कई लोग जो कह रहे हैं कि चिराग मॉडल पार्ट 2 दोहराया जाएगा, तो समानांतर रूप से अब ये बातें भी चलने लगी है कि क्या जेडीयू की तरफ से रिवर्स चिराग मॉडल का दर्शन होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में ट्रेलर दिखाया गया था, और वो ट्रेलर क्या था? रिवर्स चिराग मॉडल का ट्रेलर शाहाबाद और मोटे तौर पर कहे तो दक्षिण पश्चिम बिहार की सभी 7 संसदीय सीटों में दिखाई दिया, जिसमें एक का नुकसान तो जेडीयू को भी हुआ, लेकिन मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की खाता बही पूरी तरह से उस इलाके से साफ हो गई थी। तो क्या विधानसभा चुनाव में शाहाबाद वाली पूरी की पूरी रिवर्स चिराग मॉडल की बुनियाद को बाकी बिहार में भी आजमाया जाएगा? ये सारे ऐसे सवाल बनकर खड़े हो गए हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द बिहार की सियासत को लोग देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच न्यूज लॉन्चर पर ही हम लोगों ने खबर दी थी कि रिवर्स चिराग मॉडल की बुनियाद तैयार की गई थी, और उसके पहले आप सब ने देखा था किस प्रकार से परिस्थितियों को अलग डायरेक्शन में ले जाकर के छोड़ा गया था। बिहार में कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड 115 से 122 सीटों पर लड़ेगी, अगर एनडीए गठबंधन बरकरार रहा तब। और यदि एनडीए गठबंधन बरकरार नहीं रहा तब उस परिस्थिति में तो कुछ भी हो सकता है, तब तो भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पर लड़ सकती है। लेकिन एनडीए गठबंधन यदि मौजूदा स्वरूप में बरकरार रहा तो 115 से 122 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती दिखती है। 95 से 100 सीटों की चर्चा है कि बीजेपी लड़ेगी, और बाकी सीटें चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बांट दी जाएंगी। लेकिन जेडीयू के अंदरूनी सूत्र और खासकर तबादला एक्सप्रेस पर ट्रांसफर पोस्टिंग में जो तेजी आई है पिछले कुछ हफ्तों में, उसे देखने के बाद जेडीयू के अंदरूनी रणनीतिकारों के साथ संपर्क में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का यह दावा है कि अभी की परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड इस विधानसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ भी रही है, तो उसका सोल फोकस, पूरा फोकस जेडीयू का उसके कोटे में 115 मिले, 118 मिले, 120-22 मिले, जितनी सीटें मिले उस पर जाकर केंद्रित हो गया है। और ये आत्म केंद्रित अप्रोच, ये आत्म केंद्रित राजनीतिक भूमिका, दरअसल इसकी पृष्ठभूमि 2020 में भारतीय जनता पार्टी की आत्म केंद्रित भूमिका से जाकर जुड़ जाती है। उस अप्रोच से, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से जाकर जुड़ जाता है, जिसमें जेडीयू की सीटों पर भाजपा के वोटर चिराग मॉडल पर चिराग पासवान के कैंडिडेट का अंदरूनी तौर पर समर्थन कर रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार बिहार में जनता दल यूनाइटेड पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी से छोटी पार्टी के तौर पर विधानसभा में सामने आ गई। और यही वो परिस्थिति है जिस परिस्थिति ने रिवर्स चिराग मॉडल की बुनियाद को तैयार किया। तो आप तबादला एक्सप्रेस को देखते जाइए, बजट पर भी ये छाप दिखाई पड़ सकती है। बजट पर आज मैंने कुछ देखा बिहार के कुछ पोर्टल्स पर कि बिहार के बजट को लेकर आज से ही जो भूमिका बनाई जा रही है, वो कल जब बजट पेश होगा उसके बाद और खुलकर दिखने लगेगा कि बजट का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार की सरकार को नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को बजट का क्रेडिट देने की कोशिश हो रही है। नो डाउट वित्त मंत्री है वो, बजट में वाकई कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन कप्तान की भूमिका को कम कर देना, कप्तान की भूमिका पर चर्चा न करना, ये दरअसल गोदी मीडिया पार्ट 2 का भी दर्शन आपको दिखाई देगा। और नीतीश कुमार को भी ये दिखाई दे रहा है। आज जेडीयू के पोस्टर में भी साफ हो गया, जो सोशल मीडिया पर डाला गया, कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की जनता बताएगी 25 से 30 फिर से नीतीश या
तेजस्वी आएंगे या बीजेपी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल गठबंधन के अंदर लठबंधन की जो स्थिति है, वो लठबंधन की स्थिति इस गठबंधन के लिए शुभ संकेतों का प्रदर्शन करती हुई दिखाई नहीं देती है। आने वाले वक्त में देखिए होता क्या है। लेकिन तबादला एक्सप्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं चल रही है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक तरफा तबादला एक्सप्रेस को मंजूरी दी जा रही है। आगे आगे देखिए कि ये तबादला एक्सप्रेस क्या बिहार की राजनीति में भी जो 20 सालों से तबादला नहीं हो रहा है, तबादला डिप्टी सीएम का हो जाता है, तबादला मंत्रियों का हो जाता है, तबादला सहयोगी दल का हो जाता है, सत्ता का नेतृत्व करने वाली पार्टी का जो तबादला नहीं हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में उनका भी तबादला होगा? देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।